हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध नौहो सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम नौहो सभ्यता से जुड़े प्रत्येक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नौहो सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे नौहो सभ्यता की अवस्थिति के बारे में कि यह कहाँ पर अवस्थित है। तो यह रूपारेल नदी के किनारे अवस्थित है और जो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत आती है, यानी यह नौहो सभ्यता राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। इस बात को नोट कर लेना है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नौहो सभ्यता कहाँ पर अवस्थित है? भरतपुर जिले में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे है। अगर बात करें इसकी कालावधि की, इसका टाइम टेबल क्या माना गया कि ये कौन सी कालावधि में, कौन से समय में ये विकसित थी ये संस्कृति, तो ये 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य में ये संस्कृति विकसित थी। ठीक है। और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका ये तिथिक्रम कालावधि निर्धारित की गई है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है। अगर बात करें इसके उत्खनन की कार्य की, यानी इसका जो खुदाई का कार्य है नौहो सभ्यता का, वो किसने किया था? तो इसका जो खुदाई का कार्य है, उत्खनन का कार्य है, वो रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल और डॉक्टर डेविडसन ने मिलकर किया था। अब देखो, याद रखना है कि ये 1963-67 में नौहो सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया गया था और राजस्थान सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तो रतन चंद्र अग्रवाल व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर डेविडसन के नेतृत्व में, यानी इन दोनों के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। ये बात अच्छे से नोट रखनी है। तीनों चारों बातें याद रखने लायक हैं एग्जाम के लिए कि नौहो सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था और किनके निर्देशन में, किनके देख रेख में हुआ था ये कार्य। तो रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर डेविडसन। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषताओं के बारे में कि नौहो सभ्यता से जुड़ी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और यही विशेषताएं प्रमाण और अवशेष, इन तीनों चीज़ों पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए क्योंकि यही सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यहाँ से 5 संस्कृति युगों के अवशेष मिले थे। यानी यहाँ पे क्या है, 5 सांस्कृतिक युगों के क्या मिले? अवशेष। यानी 5 संस्कृति यहाँ पे अलग अलग समय में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और उन पांचों संस्कृतियों के यहाँ पे अलग अलग रूप में क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं इस सभ्यता से, नौहो सभ्यता से। इस वजह से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि किस स्थल से, यानी किस सभ्यता से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले थे? तो नौहो से मिले थे। दूसरी बात है कि यह स्थल दोआब संस्कृति का केंद्र था। ठीक है। दोआब संस्कृति का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच में घिरी हुई क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो यह स्थल क्या था? दोआब संस्कृति का अंग माना गया है, यानी ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र था। ठीक है। अब बात करें, इस संस्कृति के निवासियों को लोहे के उपयोगों का पूरा ज्ञान था। यानी वैसे आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन नौहो सभ्यता के लोग लोहे के बारे में पूर्ण रूपेण यानी अच्छी तरीके से जानते थे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि यहाँ 12वीं सदी में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, जो देश में लौह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा के क्या है? निर्धारण के सूचक हैं। इस बात को नोट रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ पूछी जा सकती है कि किस सभ्यता से मिले लोहों के प्रमाण, लोह के प्रमाण के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि लौह युग की प्रारंभ जो सीमा रेखा है वो ये है। ठीक है। यानी सीमा रेखा का निर्धारण किस सभ्यता के लोह अवशेषों के आधार पर किया गया था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नौहो सभ्यता से किया गया था। यहाँ के उत्खनन से क्या है? ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से क्या है? ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ से जो ताम्र युगीन सभ्यता थी, ताम्र युगीन सभ्यता जननी कहा जाता है गणेशोर सभ्यता को, जहाँ से कपिशवर्णी मृदभांड मिले थे। वो कपिशवर्णी मृदभांड यहाँ से खूब मिले हैं, लेकिन यहाँ से तांबे की कोई भी सामग्री नहीं मिली है। इस बात को नोट रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अब देखिए, यहाँ कुषाणकालीन व मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। इस बात को नोट रखना है। मैंने अभी बताया 5 सांस्कृतिक युगों के, आर्य वैदिक धर्म के भी मिले, महाभारत काल के मिले, कुषाण काल के मिले, मौर्य काल के भी मिले, शुंग काल के भी मिले हैं यहाँ से। तो यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। यहाँ से प्राप्त भांडों की विशेषता ब्लैक एंड रेड वेयर है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे मिले जो पात्र हैं वो सर्वाधिक मात्रा में VRG पाए गए हैं, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर पाए गए हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगली विशेषता की। अगली विशेषता में आते हैं हमारे यहाँ से प्राप्त अवशेष व प्रमाण। देखिए, यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नौहो सभ्यता के उत्खनन के दौरान हमें चित्रित सलेटी रंग के मृदभांड मिले हैं। ये चित्रित है यहाँ पर, पेंटेड।
यानी चित्रित सलेटी रंग के मृदभांड कहाँ से मिले? नौ सभ्यता से मिले थे, जिनको हम इंग्लिश में PWG कहते हैं, यानी पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या थी इन मृदभांड की, कि इन पर काले रंग से ज्यामिति चित्रांकन किया गया था, या सलेटी रंग के थे, और इन पर जो ज्यामितियां, जो आकृतियां बनाई गई थी वो किस रंग से बनाई गई थी? काले रंग से बनाई गई थी। और इन बर्तनों को, यानी इन मिट्टी के बर्तनों को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। ये बात अच्छे से नोट करनी है, ठीक है। यानी यहाँ पे पूछ सकता है कि किन मृदभांडों को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आपको बता देना है चित्रित सलेटी रंग के मृदभांडों को। क्लियर। यहाँ से क्या है? गेरू रंग के मृद पात्र भी मिले हैं, यानी गेरुए रंग के क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से काले व लाल रंग के, अभी मैंने बताया सर्वाधिक मात्रा में जो बर्तन मिले हैं वो काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिनको VRG यानी ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। ये बात नोट रख लेनी है, ठीक है। ऐसे मृदपात्र आहड़ व गिलुंड से भी प्राप्त हुए थे, लेकिन आहड़ से प्राप्त जो मृदपात्र थे वो क्या थे? चित्रित थे, जबकि नौह से प्राप्त जो मृदपात्र थे वो चित्रित नहीं थे। इस बात को नोट रख लेना है। यानी जो ब्लैक एंड रेड वेयर है, ऐसे जो बर्तन है, ये मृदभांड है, ये आहड़ से भी मिले, गिलुंड से भी मिले और नौह से भी मिले। लेकिन आहड़ से जो मिले थे इस प्रकार के मृदपात्र, उन पे क्या था? चित्रांकन था, जबकि नौह से मिले बर्तनों पे क्या है? चित्रांकन नहीं मिलता है। पॉइंट क्लियर। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगली विशेषता की। अगली विशेषता में यहाँ से क्या है? मैंने अभी बताया था इसके बारे में कि यहाँ से कपिसवर्णी मृदपात्रों का भी भंडार मिला है, और जो कपिसवर्णी मृदपात्रों को सर्वाधिक बड़ा भंडार था वो गणेश्वर सभ्यता से मिला था। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों की क्या कहा जाता है? माता या जननी कहा जाता है। यहाँ से क्या है कि स्वास्तिक चिन्ह के चित्रांकन वाला एक मृदपात्र मिला है। मृदपात्र का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से चिड़िया यानी गौरैया का खिलौना भी मिला है, और यहाँ से रिंग बेल्स के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 16 रिंग बेल मिले हैं। क्या मिले हैं? 16 रिंग बेल मिले हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से पॉइंट। अब बात करते हैं इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये हैं, यहाँ से पापहंतस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि पापहंतस अंकन वाली मुद्रा कहाँ से मिली है? ये नौह सभ्यता से मिली है, और ये हवन कुंड के पास मिली है, और ये शुंगकालीन मुद्रा है, और यह वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी मानी गई है, पापहंतस अंकन वाली मुद्रा। इन तीनों विशेषताओं को, इस पापहंतस अंकन वाली मुद्रा के बारे में आपको याद रख लेना है। तीनों विशेषताएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। यहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा भी मिली है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो चुका है कि प्रसिद्ध जाख बाबा की प्रतिमा किस सभ्यता से मिली थी, किस स्थल से मिली थी, किस पुरातात्विक स्थल से मिली थी? तो नौह से मिली थी। कहाँ से मिली थी? नौह से मिली थी। और जो ये जाख बाबा की प्रतिमा है ये शुंग काल की है, और ये 8 फीट ऊंची क्या है? प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा भी मिली है, यानी पत्थर की एक विशालकाय अपनी क्या मिली है? यक्ष की प्रतिमा भी मिली है। ये बात भी नोट रखना है। अब बात करते हैं नौ सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, कि नौ सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? सबसे पहले इसको ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जाना गया था, नौह सभ्यता को। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो नौह भरतपुर को और जोधपुरा जयपुर को, इन दोनों सभ्यताओं को ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है। अगला, वह कौन सा स्थान है जहाँ से ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली, लेकिन कपिसवर्णी मृदपात्र ताम्रयुगीन होने के क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या है कि ये नौह सभ्यता से मिले थे। कहाँ से मिले थे? ये कपिसवर्णी मृदपात्र नौह सभ्यता से मिले थे, लेकिन नौह सभ्यता से तांबे के कोई भी बर्तन नहीं मिले हैं। इस बात को नोट रख लेना है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट में, अगले क्वेश्चन की, कि राजस्थान का एकमात्र स्थल जहाँ ताम्रयुगीन वैदिक एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ठीक है, प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन वैदिक एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नौह सभ्यता से मिले हैं, भरतपुर से। मैंने बताया ताम्रयुग से संबंध रखते हैं कौन से बर्तन? कपिसवर्णी मृदपात्र ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंध रखते थे, उसके मृदपात्र मिले हैं, लेकिन यहाँ से तांबे के कोई भी उपकरण नहीं मिले। इस वजह से कुछ विद्वान इसको ताम्रयुग का नहीं बताते हैं, कुछ विद्वान इसको ताम्रयुग से भी निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट अगली जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि राजस्थान का वह स्थल जो दोआब संस्कृति का अंग था, और यह संभावना भी व्यक्त की जाती है कि जिस बाढ़ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में किया गया है, जिसमें व्यवस्थ मनु अकेले बच गए थे, वह यहीं रही हो।
कौन सा है, ठीक है, नौ है। नौ को मैंने अभी बताया है, ये दोआ सांस्कृतिक अंग था। और ये भी बताते हैं कि शतपथ और हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण ग्रंथों में क्या एक बाढ़ का उल्लेख है, जिसमें व्यवस्थ मनु बचे थे, तो वो बाढ़ इसी स्थान पे आई थी, ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार नौ से, ठीक है। ये थे हमारी नौ सभ्यता से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने यहाँ पे सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके ले लिए हैं नौ सभ्यता से जुड़े, और आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इनसे बाहर भी कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं बनती है, अतः आप इनको अच्छे से नोटबुक में नोट करके याद कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी कमेंट में अपनी राय भी अवश्य लिखकर हमें भेजें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।